आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर कनिष्क लोहात से। मेरी जो पीएचडी का बेसिक मेन टॉपिक था वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स था। उसमें भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर वाज ऑटिज्म। सो आई एम फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड, बी फार्म, एम फार्म एंड देन पीएचडी। प्रेगनेंसी में किन चीजों का ध्यान रखें कि इस तरह की डिसऑर्डर्स ना हो? फोलिक एसिड एक तो ए, ओके। देन दे रिकमेंड विटामिन डी। ये जेनेटिक होती है? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जेनेटिक। एंड स्ट्रेस कितना ज्यादा एक मदर की हेल्थ पे, मतलब वुड बी मदर की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालता है? yes, it is quite effective in altering the neurodevelopmental aspects. Okay. Different varieties of stress can lead to variety of effects. अभी जो आज का टाइम चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, भागदौड़ बहुत ज्यादा है। तो तुमको लगता है कि लोग ना बहुत ज्यादा ये एंजाइटी पिल्स एंड ऑल दैट इनमें चले गए हैं? हाँ, over a period of time, yes, I can see that there is an increase in prescription, psychiatric prescriptions also. लोग भी क्या करते हैं, मतलब I think so the major understanding is कि हम इनको ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, but that is not how they work. बॉडी बनाते हैं लोग। तो ये जो प्रोटीन पाउडर वगैरह खाते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट रहता है? जनरल इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा प्रोटीन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन आपका बॉडी खुद ही अपने आप से ही निकाल लेती है। ओके। ड्रग और पॉइजन में क्या डिफरेंस है? सो द ओनली डिफरेंस इज द अमाउंट दैट यू टेक। सो वाटर कैन आल्सो बी पॉइजन इफ यू ड्रिंक टू मच ऑफ इट। टॉक्सिन निकालने वाला भी ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएंगे, आप ये कर लो, ग्रीन टी पीने से टॉक्सिन निकल जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और व्हाट दीज पीपल डू, दे प्ले ऑन वर्ड्स। इंसानों को सीखना, मतलब समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली यू आर नॉट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आपको लगता है आप हो, बट ऐसा है नहीं। टीआरडी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर कनिष्क लोहात से। कनिष्क ने पीएचडी की है न्यूरोसाइंस में। पूरा पॉडकास्ट आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत समझदारी भरा एक पॉडकास्ट है ये, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। वेलकम है कनी। थैंक यू। सो मेरी जो पीएचडी का बेसिक मेन टॉपिक था वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स था। उसमें भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर वाज ऑटिज्म। ओके। टू बी वेरी क्लियर, मेरी स्टडी एनिमल्स पे है, ना कि ह्यूमंस में। सो आई एम फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड, बी फार्म, एम फार्म एंड देन पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। और उसमें चूहों पर मेरी स्टडी रही है। एनिमल बिहेवियर और एनिमल क्या बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंट में ज्यादा कंसंट्रेट किया है मैंने रादर देन ह्यूमन। बट यस, कहीं ना कहीं ह्यूमन कंडीशन को समझना जरूरी है। जैसे चूहों पे हम स्टडी करते हैं, कोई भी स्टडी करी हमने चूहों पे, उन्हीं के ऊपर स्टडी करके जो मेडिसिन बनती है वही तो ह्यूमन के काम आती है। बेसिक प्रोसेस यही है कि पहले आप लैब में टेस्ट कर लो, फिर आप ह्यूमंस पे टेस्ट करो, फिर आप मार्केट करो उस सब्सटेंस को। इनिशियल फेज तो यही होता है। इनिशियल फेज। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपने एनिमल्स पे टेस्ट रिजल्ट मिले आपको वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो पाएंगे आपके ह्यूमंस में। क्योंकि दे आर रैट्स एंड दे आर ह्यूमंस, सो देयर इज लॉट ऑफ जेनेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। बहुत सारी स्टडीज और एनिमल्स में भी होते हैं, देयर आर अदर एनिमल्स व्हिच आर यूज्ड आल्सो। अच्छा, जैसे ऑटिज्म के ऊपर तुमने अगर कोई प्रैक्टिकल्स किए, कैसे किए चूहों पे, किस तरह से किए तुमने वो? इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट इज टू रेप्लिकेट द कंडीशन इन एनिमल्स। उसके कई पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कितना आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो ह्यूमन कंडीशन को इन एनिमल्स। तो हमारा एक बहुत सिंपल मॉडल था, उसमें मतलब वी यूज्ड अ ड्रग जो ह्यूमंस में भी सेम साइड इफेक्ट दिखाती है व्हेन प्रेग्नेंट फीमेल टेक्स इट। तो उस केस में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ऑटिज्म के चांसेस बढ़ते हैं। तो वी यूज द सेम मेथड इनिशियली, वी हैड गुड सक्सेस इन दैट। तो इजीली रेप्लिकेबल है वो। दो ऐसे मॉडल थे हमारे और एक ऐसा मॉडल था जो पहले अभी तक किसी ने किया नहीं था, तो वो भी हमने ट्राई किया, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली मैटरनल स्ट्रेस, पैदा होने के बाद इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स या इफेक्ट ऑफ आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स ऑन द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द बेबी चाइल्ड। हाँ, तो वो कहीं से भी आ सकता है, दैट कैन कम, मतलब डायरेक्टली उसको भी दिया जा सकता है और मदर के थ्रू भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको। अच्छा, आपने इन सब्जेक्ट में पीएचडी की। मैं आपसे मेडिसिन नहीं पूछ रही, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में किन चीजों का ध्यान रखें कि इस तरह की डिसऑर्डर्स ना हो?
तो इन जनरल फॉर ह्यूमंस तो गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर। इस केस में एफडीए वगैरह है, और इनफैक्ट आपका इंडिया में भी जो आपका हेल्थ वुमेन एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड हेल्थ वेलफेयर, दे आल्सो रिकमेंड फोलिक एसिड, एक तो ए, ओके, देन दे रिकमेंड विटामिन डी। उसके अलावा आपका अदर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एज पर नीड आपका दिया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मेनली जो कंसर्न है वो इसी से रिलेटेड है। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव आइडेंटिफाइड कि कौन से केमिकल्स देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, कौन से ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये जेनेटिक होती है? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जेनेटिक एंड दे आर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो जेनेटिक होती हैं कि माँ बाप में भी होंगी तो बच्चे में भी होंगी, या हेरिटेबल ट्रेट है। हेरिटेबल, जैसे कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप में ना हो तो दादा नानी में हो, दादा दादी नाना नानी में हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सम हेरिटेबल ट्रेट्स में स्किप जनरेशन, बट वो जीन तो वहीं रहती है, तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ होता है किसी किसी केस में, एक्सप्रेशन अंडर एक्सप्रेस्ड होती है जीन समटाइम, बट यस इट इज देयर। वंस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन पूल, इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। अच्छा डॉक्टर कनिष्क, मुझे एक बात बताओ कि स्ट्रेस कितना ज्यादा एक मदर की हेल्थ पे, मतलब वुड बी मदर की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालता है? ओके, सो इन आवर स्टडीज वी फाउंड आउट कि यस इट इज क्वाइट इफेक्टिव इन altering the neurodevelopmental aspects. Okay. Humans also we have found out कि different varieties of stress can lead to variety of effects. Okay. तो ऐसा कोई सेट पैरामीटर अभी तक ह्यूमंस के केस में डिफाइंड नहीं है कि इतना स्ट्रेस देंगे तो ये इफेक्ट होगा, या ये पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस होगा तो ये इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है हमारे, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर्स ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में देखता है। उससे एक तो अडाप्ट करने की कैपेसिटी भी है, सो देयर इज स्ट्रेस अडेप्टेशन आल्सो। स्ट्रेस से अडाप्ट करके उससे लड़ने की भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्षमता होती है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही चेंजेस नजर आते हैं ना, क्योंकि इन यूट्रो चेंजेस जो होते हैं, जैसे वूम्ब के अंदर जो चेंजेस होंगे, उस टाइम पे ब्रेन इज डेवलपिंग एंड इट इज फार मोर एक्सपोज्ड देन द एडल्ट ब्रेन, तो वहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं एक्सप्रेस होने के ये सब प्रॉब्लम्स। बट ऐसा कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि कितना होगा तो कितना होगा। ओके, अभी जो आज का टाइम चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, भागदौड़ बहुत ज्यादा है, तो तुमको लगता है कि लोग ना बहुत ज्यादा ये एंजाइटी पिल्स एंड ऑल दैट इनमें चले गए हैं? हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यस आई कैन सी दैट देयर इज अ इंक्रीज इन प्रिस्क्रिप्शन, साइकियाट्रिक प्रिस्क्रिप्शंस आल्सो। तो ये जब मैं अपना आई वाज इन बैचलर्स, आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री अबाउट दीस प्रिस्क्रिप्शन पिल्स एंड ऑल इन यूएस। सो सेम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड आई एम सीइंग राइट नाउ इन इंडिया, मतलब जहाँ पे अ लॉट ऑफ although they are prescribed, not necessary कि लोग अपने आप ही जाके ले रहे हैं, although they are prescribed, but people are far more reluctant to prescribe, मतलब psychiatrists are far more reluctant to prescribe them। लोग भी क्या करते हैं, मतलब I think so the major understanding is कि हम इनको ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, but that is not how they work actually। yes. तो बिहेवियरल थेरेपी इज अ मेजर पार्ट। साइकोथेरेपिस्ट की बजाय साइकोलॉजिस्ट से पहले जाके कंसल्ट करें, ज्यादा बेटर है ना? तो पहले साइकोलॉजिस्ट का बहुत सारा काम आपके नेबर्स, आपकी फैमिली वाले ये सब कर दिया। जॉइंट फैमिलीज थी, yes। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी आपस में डिस्कस करके, बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता था, फ्रेंड से करके जाता था। तो जैसे जैसे ह्यूमंस आर बीइंग आइसोलेटेड, जैसे अपने आप को आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेशन बिकम्स द रिस्क फैक्टर मेजर इस केस में। तो वो चीजें फिर उभर के आने लगती हैं, होती सब में ही है। देयर इज टेंडेंसी टू गेट, मतलब ह्यूमन तो सोशल एनिमल है ना, तो ऑब्वियस है कि सोशल रहेगा तो बेटर रहेगा। एग्जैक्टली। और सोशल आइसोलेशन का हमारा एनिमल्स में मॉडल भी है। यू कैन इंड्यूस साइकोटिक ब्रेक इन अ रैट इफ यू कीप देम सोशली आइसोलेटेड इन एडल्ट एनिमल्स आल्सो। सो सेम सॉर्ट यू कैन डू विद ह्यूमंस आल्सो। इफ यू कीप अ ह्यूमन सोशली आइसोलेटेड, दे विल बेसिकली ब्रेक डाउन। अकेलापन जो है वो खतरनाक है, कह सकते हैं, है ना? इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन हिट तो उनको भी करता ही होगा। बिल्कुल करता है। इंट्रोवर्ट्स के केस में they do not rely much on large crowd, but yes still they have friends। उनके कम दोस्त होते हैं, but उनके दोस्त होते हैं, they have family members whom they share with। तो yes they also require support, ऐसा नहीं है। हमने अपनी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे देखे हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त था ईशान, उसको याद करेंगे आज हम। तो ईशान का भी ऐसे ही हुआ था। ईशान का भी थ्रू इन हाइंडसाइट
हाँ. So he went through a lot. उसके केस में जो I think so the पहला major event जो बोलेंगे that was his mother's death early on when he was in 6th or 7th grade. हाँ, बहुत छोटी एज में ही lost his mother. उस टाइम पे उसको ज्यादा मतलब इतना पता भी नहीं था, क्योंकि अक्सर लड़कों को बोला जाता ना कि आप रो मत. ये भी एक नेगेटिव है. बहुत रोया था, बहुत रोया था. छोटा था ना उस टाइम, छोटा था उस टाइम. बट इन जनरल जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको पेन बियर करने के लिए बोला जाता है, आपका पेन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोला जाता है, पर लेकिन एक्सप्रेस कर लेना चाहिए. हाँ, मतलब मैं कभी इस माहौल में पला बड़ा, मतलब इसमें कभी बड़े नहीं हुए, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट हाँ बोला जाता होगा, विच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. अपनी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है. हाँ. भाई हम लोग सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं. जैसे तुम्हारी बहनें हैं, 2 मेरी बेटियां, 1 तुम्हारी बहन है, वो हर सब्जेक्ट पे तुमसे बात कर लेती हैं. वेदर इट्स फीमेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स बॉय रिलेटेड प्रॉब्लम, दे टॉक टू यू. तो ये एक फैमिली का अलग सिस्टम हो जाता है. बट ये एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है बच्चों की ग्रोथ के लिए. ये अच्छा होता है. यू कैन डिस्कस विद एनीबॉडी. और क्योंकि मैंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है, तो दे कैन इजीली डिस्कस विद मी. ये मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता था जब मैं पहले पढ़ाता था. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चैप्टर होता है, तो उसमें ना यूजुअली जो वो करने लग जाते हैं बच्चे भी, वो करते हैं, और फैकल्टी भी, दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि मैं ये चैप्टर पढ़ाऊं, स्किप कर देते हैं. तो स्किप क्यों करना है? बायोलॉजिकल पार्ट है, देयर आर बायोलॉजिकल नेम्स टू इट. एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से लाइफ आती है. तो होल ये जो रिप्रोडक्शन है, फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू अ मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग, सब जगह एक ही मतलब एक ही चीज है. तो एवरीथिंग मस्ट रिप्रोड्यूस टू सर्वाइव. तो वो तो सर्वाइवल का फैक्ट है ना. तो उसमें ना शर्माना क्या है, मजाक बना लेते हैं. हाँ, ये मैं मतलब मुझे भी याद है कि जब मैं 8th क्लास में थी, तो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा आया था, पढ़ाया ही नहीं था हमें. हाँ, हमें पढ़ा, क्योंकि लड़के वो बुक देख देख के पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे, देखिए क्या ऐसे, लड़कियां सारी ऐसे बैठ जाएं सिकुड़ के. तो इतना हवा बना रखा है एक चीज का, जो कि बनना नहीं चाहिए. सदियों से जो चीज चलती आ रही है वही तो बढ़ा रहे हैं. 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है ये. बिल्कुल. मतलब इसका इतना जबरदस्त टैबू बना रखा है, उसीलिए ज्यादा लोग फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि किसी चीज को आप टैबू बनाओगे ना, तो उसके लिए फिर अंडरग्राउंड चीजें खोजते हैं, सीधी बात नहीं करेंगे. हाइपोथेसिस है ना कि आप ये मत करो तो वही करेगा बच्चा. बेसिक नेचर है ह्यूमन का ना, कि अगर उसको किसी चीज के लिए बार बार मना करते रहोगे तो उसको क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि मुझे ये चीज करनी है, करके देखनी है कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं करने दे रहे. और जब आप वो क्यूरियोसिटी किल कर दोगे, उसको सही ज्ञान देके, उसको सही बात बता के, उसके ग्रोथ में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ग्रोथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है तो आइडेंटिफाई आप कर पाते हो, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है, आपको पता है वो चीजें. इसलिए 10वीं तक साइंस मैंडेटरी होती है, तब तक ये सब चीजें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो जाती है हमारे करिकुलम. हाँ, बिल्कुल. और जो कि अच्छी बात है. यूजुअली मैं देखता हूँ, जैसे कभी कभी न्यूज वगैरह पढ़ते, तो अमेरिकन करिकुलम इज फार मच बिहाइंड देन दिस इन मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम. अगर हमारे करिकुलम से कंपेयर किया जाए तो देयर करिकुलम इज क्वाइट लेस. एवोल्यूशन पढ़ाने में वहाँ प्रॉब्लम है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज पढ़ाने में वहाँ प्रॉब्लम है. ऐसा प्रॉब्लम अभी तक हमने यहाँ फेस नहीं किया, विच इज एक्चुअली गुड. मारपीट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स के थ्रू बच्चों पे? जो जिस जनरेशन में, जैसे जिस जनरेशन में हम पले बड़े हैं, उसके बाद तुम लोग आए हो, उसके बाद जो ये नई पीढ़ी आई है, जैसे पुण्याक्षी की पीढ़ी कह लेंगे, तो हमारी जनरेशन में तो मार कुटाई बढ़िया वाली होती थी. टीचर भी पकड़ के ठोकते थे, पेरेंट्स भी पकड़ के ठोकते थे. फिर तुम तक आते आते टीचर थोड़े कम हो गए, पेरेंट्स फिर भी पीटते थे, है ना, तुम भी पिटे हो. अब क्या है, टीचर्स तो हाथ ही नहीं लगा सकते. हाँ, पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस केस में. हाँ. बट इसमें एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है रादर देन टीचर का. टीचर कभी गलती से अगर मान लो मार भी दे, तो ये आप मतलब एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि तुम्हारा कुछ घट गया है, कुछ बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो पिटाई तो स्कूल में मेरी भी हुई है, घर पे भी हुई है. तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल बिलीफ माने तो मेरे हिसाब से तो सही है, बढ़िया कुटने चाहिए बच्चे. थोड़ा सा अलाइनमेंट सही रहती है. हाँ, बिल्कुल. आप देखोगे कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है, वो अब्रॉड में किसी भी कंट्री का नहीं है, क्योंकि वहां बच्चों को बिल्कुल ही लूज छोड़ दिया जाता है कि जो आप करना चाहो. पहले हमें लगता था यार ये बढ़िया है, बट इस स्टेज तक आते आते समझ में आती है कि कुछ बढ़िया नहीं है, बच्चे खराब ही होते हैं. हाँ, मतलब ऐसा, मतलब आई कैन नॉट एग्री फुली, बट हाँ ठीक है. आम जैसे जो हम जिस हिसाब से हम पले बड़े, उस हिसाब से तो हम कह ही सकते, साइंटिफिक तरीके से या लीगल फॉर्म में हम ना भी बोले, बट अगर हम इन पर्सन बात करते हैं तो
ये चीज है कि यहाँ की एजुकेशन कंपैरेटिवली बाकी दुनिया की एजुकेशन के ज्यादा बेटर रही है। करिकुलम वगैरह तो अच्छा है, नो डाउट। स्ट्रिक्टनेस जो टीचर्स की होती थी वो बहुत काम आती थी। लोअर एजुकेशन अच्छी है, बट यहाँ हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है अभी इंडिया में थोड़ा सा। यहाँ उसके लिए बच्चे बाहर भाग जाते हैं, उसके लिए फिर बच्चे बाहर भागते हैं, इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें कम है या थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा है। मैंने मतलब आई हैव taught one curriculum, एक छोटा सा जो एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी का था। सो देयर करिकुलम इज वेरी स्मॉल, उनके में ज्यादा थ्योरी एस्पेक्ट नहीं है, बट जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो, जैसे रिसर्च पेपर आपको, और एग्जाम भी जैसे होते हैं, तो एग्जाम इज ओपन बुक सॉर्ट ऑफ एग्जाम। आपको पेपर दे दिया जाएगा, आपको पेपर पढ़ के आना है, जो भी क्वेश्चन होंगे उस पेपर में से ही होंगे और आपको वो आंसर करना है। एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट बी एबल टू आंसर इन इंडिया, क्योंकि उन्हें याद करके लिखने की आदत है। पढ़ के समझ करके इंटरप्रिटेशन की आदत नहीं है। ये अभी ग्रेजुएशन में इंडिया में भी कर दिया है काफी जगह पे कि आपको देख के लिखना है, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, क्योंकि पर्ची करने की तो फिर भी आदत है, बट एक्चुअली समझ के इंटरप्रेट करके लिखना इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इंडियन किड्स। तो हायर एजुकेशन में ये चीज हो जानी चाहिए। इनफैक्ट मास्टर्स लेवल में तो ये थ्रू एंड थ्रू कर देना चाहिए कि कोई एग्जाम आपका एमसीक्यू के अलावा नहीं होगा, ऑल एग्जाम्स विल बी एमसीक्यू। आपको किताब लेके बैठने, किताब लेके बैठो, कैसे ही करना आपको करो, आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और ऑल विल बी इन्फ्रेंस बेस्ड, जिसमें आपको अपने पढ़े हुए का मतलब निकालना, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए कुछ। तो फिर बेटर रहेगा रिजल्ट हमारे यहाँ। नहीं तो हमारे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं, एंड टैलेंट तो इंडिया में कुट के भरा हुआ है, हर तरह से, हर तरह, पढ़ाई में क्या, आर्ट में क्या, सब जगह में। अभी कितना डिफरेंस आ गया पेरेंट्स में कि पेरेंट्स खाली डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, बच्चा कुछ भी करे वो करने देना चाहते हैं। ये भी बहुत वर्सेटाइल हो गए हैं पेरेंट्स इस मामले में। लॉट ऑफ पेरेंट्स आर अलाउइंग, मतलब जैसे म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बन जाओ, ठीक है, हाँ, है ना। ये तुम्हारी दुखती रग छेड़ दी मैंने। हाँ नहीं, वो तो कोई नहीं, वो तो मैंने खुद ही वो कर लिया था मैंने कि नहीं भैया, जिस टाइप का म्यूजिक मैं बजाना चाहता हूँ उस टाइप की म्यूजिक की मार्केट तो है नहीं, तो उससे पेट तो चल पलेगा नहीं इंडिया में, तो बिल्कुल ही नहीं। बाहर जाने का कोई स्कोप है नहीं अभी। तो आई रियलाइज्ड ऑन माय ओन कि हाँ ठीक है, ये ठीक नहीं है। एज अ हॉबी इट इज गुड, बट एज अ करियर पाथ, करियर चॉइस, इट माइट नॉट बी द राइट। अच्छा, मेंटल आपका जो स्टेबिलिटी है या आपकी हैप्पीनेस है, वो म्यूजिक के साथ कितनी हम जोड़ के देख सकते हैं? काफी हद तक जोड़ी जा सकती है। तो लॉट ऑफ brain areas which are not usually triggered by other things can be triggered by music. Yes. So musicophilia भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो okay. डिस्क्राइब करो। ओलिवर, आई डोंट नो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बुक है म्यूजिकोफीलिया करके है, द लव फॉर म्यूजिक बेसिकली। एंड म्यूजिक एज अ थेरेपी भी बहुत काम आता है, और वो थेरेपी तभी काम आएगा जब उसका कोई प्रोफाउंड इफेक्ट होगा आपके ब्रेन पे, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। किस तरह से बोलेंगे कि प्रोफाउंड? जैसे मैं अपने से लगा के चलती हूँ, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ बब्बू मान, और वो इसलिए कि गाने ना कहीं छूते हैं, कहीं मन को छूते हैं। तो जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, कुछ भी होती है, तो आई यूज टू प्ले बब्बू मान सॉन्ग्स। आई यूज टू ड्राइव, मेरे को ड्राइव करना बड़ा पसंद है, बब्बू मान के गाने चला के, और मेरे को उस टाइम मुझे ड्राइविंग और बब्बू मान के गाने, मतलब मेरी थेरेपी है एक तरह से। वो मुझे नहीं पता कि क्यों है, वो साइंटिफिक रीजन नहीं पता वो, लेकिन क्यों है, मतलब मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, तुम साइंस साइड से हो तो तुम बता सकते हो वो क्यों है। तो एक, जैसे आप बब्बू मान के गाने सुनते हो और लोग बब्बू मान के गाने सुनते हैं, ठीक है, फिर बब्बू मान जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है वो सब्जेक्ट आपको समझ में आए। तो ऐसे जैसे मेटल सुनता हूँ तो मैं बहुत सारे वो अलग अलग चीज एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सब तो हम नहीं पकड़ते, तो कुछ कुछ ही चीजें पकड़ में आती हैं। जैसे बब्बू मान के बहुत वर्सेटाइल सॉन्ग्स होते हैं, बट सारे तो नहीं समझ में आते ना, कहीं कहीं किसी किसी पे आपका क्लिक हो जाता है, ऐसे ऐसे फट से क्लिक होगा, यार ये वाला दिस इज माइन, जैसे मेरे लिए बनाया हो। तो अब उससे क्या होता है, कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये कनेक्ट भी, और ये सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट विद बब्बू मान, विद अदर पीपल हु लिसन टू बब्बू मान आल्सो, यू कनेक्ट वेरी इजीली। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, और क्या। तो जैसे मेटल में तो बहुत कॉमन, मतलब हमारे मेटल, हेवी मेटल में तो इट इज वेरी कॉमन, यू लिसन टू मेटल, आई लिसन टू मेटल, तू क्या सुनता है, मैं ये सुनता हूँ, तू क्या सुनता है, मैं सुनता हूँ। हाँ, ये मैंने देखा है। जैसे चिकू को भी टेलर स्विफ्ट जैसे बहुत पसंद है, तो किसी भी बंदे को टेलर स्विफ्ट पसंद होगी, शी स्विच टू हर और हिम वेरी क्विकली कि हाँ उसी से बात करूं मैं, तो कम्युनिटी सी बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। तो ये आपका एक छोटा मोटा सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल होता रहता है। गाने मतलब इन जनरल आर वेरी नाइस, म्यूजिक तो हाँ बहुत सालों से चला, और सबकी अपनी चॉइस होती है, ऐसा नहीं है कि यही वाले गाने सुनने जरूरी हैं या यही वाले अच्छे हैं ना, तो सबकी अपनी चॉइस है। जैसे मुझे बब्बू मान बहुत पसंद है,
है या किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है, बट तुम्हारी जनरेशन नहीं फिट कर पाती उनमें, ज्यादातर नहीं करते हैं। हाँ, जनरेशन वाइज चेंज होती रहती है चॉइसेस तो पॉपुलेशन में, बट हाँ इन्फ्लुएंस तो आप आसपास वाले लोगों से होते ही हो, नो डाउट। आसपास वाले लोगों से ज्यादा आप मतलब आपके खराब टाइम पे कौन सा गाना आपके साथ था या आपकी किस परिस्थिति में आप क्या सुन रहे थे, उससे काफी फर्क पड़ता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू विल लिसन टू। तो कोई एक सिंगर गाना गा रहा है और वो कहाँ किस दुनिया में किस कोने में किसी को हील कर रहा है ना, नोबडी नोज ना, आपके शब्द कहाँ काम आ जाए आप कह नहीं सकते। और वो फिर लाइफ लॉन्ग ही रहते हैं वो। हाँ, जो एक बार अटैच हो गया तो हो गया ना। वो नुसरत फतेह अली खान साहब अभी भी हैं, सब सुनते हैं, डेली सुनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोहम्मद रफी साहब को जाए तो इतने साल हो गए, लेकिन उनके गाने अभी भी इतना रूह को छूते हैं। तो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ कनेक्ट हो पाते हो। आपका ब्रेन अदर चीज से इतने अच्छे से कनेक्ट है, एक तरीके से ब्रेन को अलाइन करने के काम आ सकता है। बहुत सारे ऑटिज्म के और ADHD के पेशेंट्स हैं, वो कैन नॉट एक्चुअली रीड राइट नहीं कर पाते, बट वो गानों पे डांस कर लेते हैं। दे कैन perform coordinated movements also based on a musical cue. So because your brain is so much connected to all these songs, yes, music has a profound effect on the brain. तो उसी चीज को थेरेपिस्ट एक्चुअली अभी यूज कर रहे हैं टू डेवलप इट इनटू अ थेरेपी। और कई जगह भी यूज भी होती है, म्यूजिकल थेरेपी यूज की जाती है पेशेंट्स हु आर नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स अदर टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। तो अच्छा चीज है, म्यूजिक आपको हील करने में बहुत अच्छा काम करता है। फॉर सम पीपल इट माइट बी स्पोर्ट्स और अदर इट माइट बी म्यूजिक, चॉइसेस के ऊपर है। अच्छा, स्पोर्ट्स भी आप खेल के अपने आप को हील कर सकते हैं। ओके, किस तरह से? नॉट एनी, मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो आप, नॉट आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है बेसिकली। और इसका तो फिजिकल एक्टिविटी का तो वी नो कि देयर इज प्लेंटी साइंटिफिक एविडेंस कि इट प्रमोट्स न्यूरोनल सेल ग्रोथ। तो ऐसे केसेस जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन हो गया, इस टाइप की कंडीशन में ये बहुत ही क्लियर है, साइंटिफिक कंसेंसस है कि ओल्ड एज पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग कैन डिले देयर ब्रेन डीजेनरेशन को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में करो, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और नॉट, तो ये इसका एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है। तो एक्सरसाइज भी काफी यूजफुल है। अच्छा कनिष्क, जब लॉकडाउन हुआ ऑलमोस्ट सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन उसके बाद ड्रास्टिकली लाइफ चेंज हो गई है। कितना चेंज हो गई है और किन किन चीजों के हिसाब से लोगों ने अपने आप को देखना शुरू किया है कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, और इन सब के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? इसमें मतलब एक अच्छी चीज जो ये हुई है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ का जिम्मा खुद उठा लिया। एक तो लॉकडाउन के बाद जो एक हमारी सरकार ने भी अपना ये हेल्थ प्रोग्राम चलाया था कि मतलब स्वस्थ भारत जो है, मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में जो हमारे टाइम की कंपैरिजन में जो यंगस्टर्स हैं, दे आर मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर हेल्थ, बट अ लॉट ऑफ देम माइट बी मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट हेल्थ इज एक्चुअली। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि मतलब ठीक है, इफ यू हैव अ गुड फिजिक that means you are healthy, but that might not be the case. आपका फिजिक अच्छा हो सकता है, but you might be smoking 10-20 cigarettes a day, आप अल्कोहल ले रहे हो, सब कर रहे हो, but you are not healthy actually. यहाँ मुझे एक बात याद आई कि जो ये बॉडी बनाते हैं लोग, तो ये जो प्रोटीन पाउडर वगैरह खाते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट रहता है? अगर आप रिकमेंडेड अमाउंट में खाएंगे तो दे आर फाइन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जनरल इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा प्रोटीन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन आपका बॉडी खुद ही अपने आप से ही निकाल लेती है। जैसे एवरी 7 डे यू हैव अ न्यू होल गट, पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपका एक तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। तो उसके जो भी डेड सेल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? दे आर ऑल ब्रोकन डाउन एंड उनका प्रोटीन आप ले लेते हो। आरबीसी होती है, 120 डे लाइफ साइकिल होता है उनका, जो आरबीसी की रिसाइकल करना होता है, तो उसमें भी प्रोटीन होता है, दैट इज ऑल्सो रिसाइकल्ड। सो बॉडी इज अ वेरी गुड रिसाइकलिंग मशीन। तो उसमें कोई ऐसा डेली का प्रोटीन आप नॉर्मल फूड से ले सकते हो, बट फॉर पीपल हु वांट टू बल्क अप, जिनको गेन करना है मसल, उनके लिए कभी कभी रिक्वायर्ड होता है कि यस यू नीड टू टेक मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उसमें भी काफी अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया और एल्सवेयर ऑल्सो। सो इट इज नॉट एन इशू, बट द इशू कम्स व्हेन प्रोटीन से बियॉन्ड आप जाते हो। So people are taking creatine monophosphate हो गया एक जैसे, which is एनर्जी मॉलिक्यूल, तो हाई एनर्जी के लिए लेते हैं। जो ये रेड बुल वगैरह पीते हैं, रेड बुल तो में तो कैफीन ज्यादा कंटेंट है, तो रेड बुल तो वो हाँ कैफीन की तरह ही काम, बेसिकली क्रिएटिन इज इटसेल्फ इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल।
कैफीन क्या करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स बढ़ाता है, जिससे कि आपको फॉर मोमेंटरीली आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गए तो एक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, बट वो फिर क्रैश भी होता है। तो क्रिएटिन के केस में शायद से वो क्रैश नहीं होता, आई थिंक सो, तो वो वर्कआउट ज्यादा कर पाते हैं लोग, तो इसलिए लेते हैं उसको, बट इट हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑन योर किडनीज। जैसे मैंने सुना है, जैसे कई सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है जो बहुत ज्यादा ऐसे जिम भी करते थे और उस तरह से, तो क्या वो ये सब चीजें हैं कि ये इस तरह के प्रोटीन पाउडर या जो भी चीजें लेते हैं वो गलत हो जाती है उनके साथ? हाँ, मतलब आइडियली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, अभी तो कोई ऐसा रिपोर्ट आया नहीं, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई क्या जस्ट ये गेसेस है। हाँ, ये गेस वर्क की है, वी डोंट, मतलब मुझे तो नहीं पता उनका क्या लाइफस्टाइल था, क्या नहीं था, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट कि उन्होंने क्या किया होगा। बट यस, क्रिएटिन वगैरह से इतना, प्रोटीन इंटेक से इतना इशू, किडनी में ज्यादा इशू आता है उससे। ज्यादा इशू हमारा स्टेरॉइड अब्यूज का है इस केस में। अगर आपको मल्टीपल ऑर्गन में डैमेज अगर आपको दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली द इंडिविजुअल हैज अब्यूज स्टेरॉइड्स। तो हार्ट, लिवर वगैरह इन सब में स्टेरॉइड यूज से काफी होता है। एंड स्टेरॉइड नॉट योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एलर्जी वगैरह के लिए लिए जाते हैं ना, वो स्टेरॉइड नहीं। जो बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स आर डिफरेंट स्टेरॉइड, दे आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो आपके टेस्टोस्टेरोन जो मॉलिक्यूल है, मेल मॉलिक्यूल, हाँ, मेल हार्मोन, उसका सिंथेटिक वर्जन यूजुअली होते हैं वो। तो वो लेने से फिर पीपल आर एबल टू वर्कआउट मोर। तो व्हाट इट डज बेसिकली, इट एनहांसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू रिपेयर द मसल टिश्यू। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करो, छोटे छोटे यू गेट स्मॉल लिटिल टीयर्स इन योर मसल, दोस टीयर्स टेक टाइम टू हील। तो जैसे जैसे वो हील होते हैं ना, तो आपकी मसल ग्रोथ होती है। तो दर्द भी जो लोगों को होता है वो इसीलिए होता है, दो कारण से। तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, प्लस मसल टीयरिंग हो जाती है। तो वो हीलिंग बढ़ा देती है स्टेरॉइड। तो आप फिर डेली ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो, ग्रोथ बिकम्स सब्सटैंशियल कम टाइम में। बट उसके बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड क्रिएटिन, वेरी सिवियर साइड इफेक्ट्स। स्टेरॉइड्स के ज्यादा इंपैक्ट है कंपैरेटिवली प्रोटीन एंड ऑल दैट। नॉट जस्ट सिंथेटिक, देयर आर नेचुरल स्टेरॉइड्स आल्सो अवेलेबल, जैसे गोखरू वगैरह है, गोक्षरू, ऐसे आयुर्वेदिक है, उसमें नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड होता है। वो यूजुअली ओल्ड एज में बेनिफिट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, या आर्थराइटिस वगैरह के लिए यूज होता है लो डोज में। बट बॉडी बिल्डर्स आर टेकिंग इट इन हाई डोज। उनको ये लगता है कि क्योंकि आयुर्वेदिक है तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट वही है ना, थोड़ी चीज को ज्यादा खाओगे तो नुकसान तो करेगी। अति किसी भी चीज की बुरी है। केमिकल तो उसमें भी है ना, इट इज जस्ट अ केमिकल मोइटी। जब वो किस फॉर्म में ले रहे हो आप, उससे इतना वो नहीं है। बट हाँ, कोई भी केमिकल खाओगे इट विल हैव इफेक्ट्स एंड इट विल हैव साइड इफेक्ट्स आल्सो। तो ये चीज लोगों को बहुत जरूरी है समझना एक्चुअली, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, इफ इट इज अ मेडिसिन, इट विल हैव इफेक्ट्स एंड इट विल हैव साइड इफेक्ट्स। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन लेनी चाहिए, ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप छोटी मोटी पैरासिटामोल वगैरह, एलर्जी वगैरह वाली ले सकते हो। मेजर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन तो आई विल सजेस्ट कि कभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सेल्फ ट्रीटमेंट करना किसी भी केस में नहीं चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयां भी आपको खुद नहीं लेनी चाहिए, दे आर वेरी पावरफुल केमिकल्स। आप क्यों लोगे? आपको कोई जरूरत है तभी तो आप केमिकल लेते हो। जब भूख लगती है तभी खाना खाता है, सारा दिन खाता रहेगा तो। अब जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। जैसे आयुर्वेद का भी मैं देखती हूँ, मुझे सोराइसिस है, उससे शुगर भी है, डायबिटीज भी है मुझे। तो डायबिटीज में मुझे किसी ने बोला कि मेथी खा लो, ऐसे ही किसी ने बोला, तो मैं मेथी खाने लगी। मेरी डायबिटीज तो हील हो गई, बट सोराइसिस मेरी पॉपअप होने लगी। यूजुअली कि इंडिया में ये भी बहुत होता है कि आप आस पड़ोस से पूछ लेते हैं। हाँ, जैसे मेरी कोई आंटी, उसने बताया ऐसे कर ले वैसे कर लेना। तो छोटे मोटे नुस्खे अच्छे हैं, जैसे अपने शहद और अदरक वाला हो गया गला खराब। हाँ, हल्दी, चोट पे हल्दी लगा ली, चोट पे हल्दी लगा लिया, ठीक है, वो भी इट इज फाइन। फिटकरी वाला पानी से साफ कर लिया, वो भी ठीक है। तो वो सब चीजें यार बेस्ड इन साइंस, दे आर ओके। बहुत सारे नुस्खे ऐसे हैं जिनका कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बस वो ले लेते हैं। जैसे गर्म पानी पीने वाला है, आपका गला खराब है, गर्म पानी पियो तो ठीक हो जाए। ठीक तो होता नहीं है वो। अच्छा। वो सूदिंग होता है। It has only soothing effect. It has no treatment effect. जैसे अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, तो मेरी तो चिल्लाने की आदत है, तेज बोलने की, चिल्लाने की आदत है, तो गला मेरा पकड़ जाता है। तो मुझे हर दिन ऐसे स्ट्रेस होता था कि कहीं पॉडकास्ट के टाइम गला बैठ जाएगा। तो आई स्टार्ट टेकिंग गर्म पानी। मॉर्निंग में उठते गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के ना मैं वो ले रही हूँ। तो ऐसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा उससे। इट इज जस्ट अ सूदिंग इफेक्ट जो होता है। गर्म पानी ऐसा किसी चीज का कोई इलाज है, कोई इलाज ही नहीं।
और जो ये हम लोग जैसे वेट रिडक्शन के लिए हम लोग अजवाइन जीरा ये घोल घोल के पीते रहते, तो इनका कुछ अजवाइन और जीरे का तो पता नहीं, बट वेट रिडक्शन के लिए गर्म पानी का तो कोई खास लेना देना नहीं है। वो ये टॉक्सिन निकालने वाला भी ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएंगे, आप ये कर लो, ग्रीन टी पीने से टॉक्सिन निकल जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ। और व्हाट दीज पीपल डू, दे प्ले ऑन वर्ड्स। तो इनके जो क्लेम होते हैं, तो जो भी कुछ भी आप क्लेम कर सकते हो फसाई में, जो भी आप क्लेम करते हो उनकी एक सेट लिस्ट है कि आप ये क्लेम कर सकते हो। बाकी चीजें जो भी क्लेम करते हैं, दे आर वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट दे यूज। ओके। और वो इतने केयरफुल होते हैं कि आप जब कोर्ट वोर्ट में अगर मान लो जाना चाहो ना, तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने वो वर्बोस ऐसा यूज किया होता है विच इज लीगली मैंडेट, लीगली अलाउड। ओके। एंड इट माइट नॉट मीन जो आप समझ रहे हो ना, वो नहीं होगा वो। हाँ, जैसे मैंने अभी आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स चली हुई हैं जो आपको पर्दाफाश करते हैं आपके पैकेट फूड का। पैकेट फूड तो जहर है, जहर है ना। ये मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, कोई भी जैसे ये दूध में मिलाने वाले प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो इनमें जो बेसिक जिस चीज को कह के बेचते हैं वो ही नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। बहुत सारे फूड्स में ये देखा गया कि शुगर क्वांटिटी और फैट क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और एक्चुअली क्या लेबल कम ही पढ़ते हैं लोग, बात जो कम पढ़ते हैं, कहीं से सुन लिया या कुछ देख लिया। तो बेसिकली जब भी हम ये चीजें शॉप करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें वो पूरे लेबल्स पढ़ने चाहिए। हाँ, कि हम क्या खा रहे हैं। वी हैव टू नो कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, हमें पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। आप एडेड शुगर खा सकते हो कभी कभी, कोई इशू नहीं है उसमें, बट आप जैसे रेगुलरली पैक्ड फूड खाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। पैक्ड फूड बहुत बढ़िया चीज है। इंसान ने साइंस की मदद से, पैकेजिंग की हेल्प से ऐसी चीजों की शेल्फ लाइफ 2-2, 3-3 महीने कर दी जो हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलती थी या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती थी। तो इट इज अ वेरी गुड बिग अचीवमेंट, बट दैट विल कम एट अ कॉस्ट। तो अब आप हमेशा 24/7 वही खाते रहोगे तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। शुड गो आउट। कभी बाहर जा रहे हो तो ले लिया, तो इतना सब चलता है। मीडियोकर यूज तो कोई इशू नहीं है उसमें, बट आप रेगुलर कंजम्पशन करोगे लार्ज क्वांटिटीज में, देन इट इज नॉट गुड। वही फिर से कि अति किसी भी चीज की बुरी है ना। डोज, मतलब हमारी फार्माकोलॉजी फार्मेसी में ये बढ़िया कहावत है कि ड्रग और पॉइजन में क्या डिफरेंस है। So the only difference is the amount that you take. So water can also be poison if you drink too much of it. Okay. So people can die of excessive hydration also. Okay. Dehydration की वजह से भी, but optimum amount में लोगे तो it is effective for you. जल तो जीवन है। हाँ, same चीज जीवन भी दे सकती है, same चीज जीवन ले भी सकती है। It is just the difference on quantities. कितना फर्क, बस यही। तो same goes for आपका food भी। Okay. So आप आर्टिफिशियली पैक्ड फूड आप कभी कभी खा सकते हो, नॉट एन इशू, बट बेटर ये रहेगा कि आप अपना खाना बनाना सीख लें। अभी जो ये वाली जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं जो 19 से 25 साल के, ये जो ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है कि क्यों ड्रग्स में घुस रहे हैं बच्चे और फिर उसको इतना ज्यादा उसके आदी हो जाते हैं कि सब कुछ खत्म कर लेते हैं। कभी कभी लाइफ भी, कभी कभी पेरेंट्स का पैसा भी, घर से दूर हो जाते हैं। क्या रीजन रहे हैं इनके? ड्रग अब्यूज काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसमें इसको इतना सिंप्लीफाई कर पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट 2 मेन क्राइटेरिया मतलब यूजुअली जो मुझे समझ में आते हैं। पहले लोग ट्राई क्यों करते हैं, सबसे पहली चीज। तो ट्राई सबसे पहले ज्यादातर जो लोग करते हैं क्यूरियोसिटी में करते हैं। ओके। Because they are curious, human beings are curious, so they try it out. Then the second thing is, why do people get addicted to it? There are some people who have tried it and not addicted to it. Then there are some people who have tried it few times, left, then tried, then okay, they are managing it. Not you are, they are addicted, but their life is doing okay, और वो काम चला पा रहे हैं अपना. Then there are people in the population जो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं. तो इसका एक मेन कारण इज इन दी अर्ली चाइल्डहुड में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है. So for a lot of people for almost 70% of individuals who become who go through addiction and withdrawal, 70% of them will have problems in their early childhood dealing with their parents mainly. Okay. Paternal या maternal issues होते हैं उसके केस में. Mainly father का यहाँ पे बहुत मेजर रोल आता है. और ये भी नोटिस किया गया है कि इन हाउस होल्ड्स वेयर द फादर इज एब्सेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ द चाइल्ड,
द चाइल्ड इज मच मोर लाइकली टू बी यूजिंग ड्रग्स इन द फ्यूचर देन जिनके नहीं थे, मतलब जिनके पेरेंट्स थे, दोनों पेरेंट्स थे या फादर थे। बेसिकली फादर साथ थे तो कम लेते हैं, और फादर अगर दूर रहते हैं तो बच्चे ज्यादा जल्दी हैं या एब्सेंट हैं या नहीं है या जो भी है। हाँ, तो फादर का बहुत मेजर रोल देखा गया है यहाँ पे। अदरवाइज तो ड्रग एडिक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक छोटा सा मतलब इनसाइट है। इसके अलावा सब्सटेंसेस पहले भी बहुत अब्यूज होते थे। आप देखेंगे तो हमारे कल्चर में भांग है, अफीम है। अफीम पहले, हाँ अफीम भी है। अफीम पहले लोग पेन के लिए लेते थे, मतलब वो तो प्रिस्क्रिप्शन आज भी चलता है मॉर्फिन एंड ऑल, बट अब्यूज भी करते थे। और जब से अल्कोहल बनाया इंसान ने, तब से अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है। अल्कोहल तो पानी की तरह पी रहे हैं आजकल लोग। हाँ, सब जगह हाँ, सब जगह नॉर्मल है। ड्रग्स हैव बीन अब्यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसा कोई इसमें नया नहीं है। बस अब ये है कि अभी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो आपके नोटिस में ज्यादा आ जाती हैं चीजें। हाँ, जैसे तो कि सोशल मीडिया भी जैसे है। हाँ, वो भी हम हाईलाइट जैसे पहले थे हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर और रेडियो, दो चीजों पे थे। तो रिसोर्सेज भी ज्यादा हो हर किसी के हाथ में फोन है और हर किसी को हर कुछ मालूम है। जो मतलब हमें तो कोई सवाल किसी से करना होता था तो 10 बार तो सोचना पड़ता था कि जापड़ भी लग सकता है पूछते ही ना। वो भी, और दूर दूर वाले लोगों से बात करनी होती थी तो लेटर लिखने पड़ते थे। बिल्कुल, चिट्ठियां जाती थी, कई दिन बाद आते। इतनी तो आधी बातें भूल लेता आदमी। तो धीरे धीरे फोन आया, फोन से आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया। फिर इंटरनेट के बाद तो काफी कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल, लेकिन इंटरनेट से लोग ना अपने में भी सीमित होते जा रहे हैं, इसलिए शायद मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है। एक पॉइंट तक हो सकती है, बट इसमें भी वो मेरे को लगता है कि अर्ली लाइफ में पेरेंट्स का काफी मेजर रोल रहता है, हाउ टू गाइड देयर चाइल्ड टू अ राइट डायरेक्शन। मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते, बट यू कैन एटलीस्ट गाइड देम थ्रू कि आप यहाँ जाओ, ये कर सकते हो आप। गलत ठीक तो देखो घर से ही पता चलता है बच्चों को। हाँ, घर से, पीयर्स से बहुत पता चलता है, बट पीयर्स से ज्यादा घर का होना बेटर है। अभी जैसे दोस्तों से जो चीज सीखते हैं वो भी तो अधकचरा ज्ञान लिए ही घूमते रहते बेचारे। हाँ, तो उतना ही होगा, जितना तुम्हारे पास है इतना तुम्हारे दोस्त के पास होगा। अच्छा कनिष्क, जैसे क्या होता है कि हम अपने दोस्त चुनते हैं, हमेशा तो आपको बहुत परफेक्ट वाले दोस्त नहीं मिलेंगे ना। घर में हमें ये बताई जाती है ये चीज गलत है, लेकिन वही दोस्त वही चीज ठीक बता रहा है, तो आप कैसे चूज कर पाओगे? यंग जनरेशन के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे तुमने अपने टाइम में कैसे हैंडल किया? नहीं किया तो इसमें एक्चुअली वही पेरेंट्स ने आपको बताया ठीक है कि गलत है, आपका दोस्त वही गलत काम कर रहा है, तो आपने भी बताया होगा उसको कि ठीक है गलत है, या आप भी उसके साथ गलत काम कर लोगे। दो ही चॉइस। तो इसमें एज का बड़ा वेरिएशन रहता है। ये किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? बहुत छोटे की बात कर रहे हैं, बीच की बात कर रहे हैं, मतलब, या कि अडल्ट से बात करें, ये फैक्टर सब जगह है। तो इतना कंट्रोल लाना बड़ा मुश्किल है किसी की भी, मतलब किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, कि आप उसको इस तरीके से कंट्रोल कर पाओ। दैट विल कम ऑन इट्स ओन अगर आप अपनी तरीके से, मतलब अगर पेरेंट्स ठीक ठाक पढ़ाते रहेंगे, ठीक ठाक करते रहेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप आ जाएगा। तो ये तो जैसे मेरे मदर फादर के साथ भी मैं देखता था कि इनफैक्ट मेरे टीचर्स ने भी कई बार बोल दिया था कि ये प्रतीक लड़का ठीक नहीं है। एक मेरा फ्रेंड है, इससे इसकी दोस्ती तोड़वाओ, ये इसको पढ़ने नहीं देता, ये नहीं करने देता है। तो मेरे मदर फादर खुद ही नहीं पढ़ता होगा, वो क्या नहीं पढ़ने देगा उसको। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कोई आपसे बहुत जबरदस्ती काम करा लेता है। हाँ, कुछ इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में किसी के साथ, बट मेजोरिटी केसेस में इंडिविजुअल्स अगर आप ठीक बातें बताते रहोगे तो वो ओवर अ पीरियड टाइम ठीक कर ही लेंगे। 70% to 80% ऑफ पीपल आर नाइस नेचुरल, मतलब बाय बर्थ दे आर नाइस। Only 20% are born with a gunda mind, skewed mindset. Otherwise, a lot of almost all people are very nice. अच्छा, जैसे घर में दो बच्चे होते हैं तो दोनों बहुत ड्रेस्टिकली डिफरेंट होते हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो जाता है? एनवायरमेंट अलग होता है ना दोनों का। अच्छा, एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि अलग अलग घर में पले पड़े। इन केस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत बड़े चेंजेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। दोनों का अलग अलग टाइम पॉइंट पे अलग अलग चीजें हुई हैं, इसलिए दोनों अलग होते हैं। इनफैक्ट ये ट्विंस में भी देखा गया है, आइडेंटिकल ट्विंस, होमोजाइगोटिक ट्विंस जिनको बोलते हैं, विच आर टोटली आइडेंटिकल, 100% जीन सेम होती है, उनको आप एक ही घर में एक ही तरीके से पालो पोसोगे, दे विल ग्रो टू बी वेरी डिफरेंट। और ये नॉट जस्ट इन केस ऑफ, मतलब इन केस ऑफ डिजीज ऑल्सो दे माइट एक्सप्रेस डिफरेंटली इन बोथ द इंडिविजुअल्स। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा भी हो जाता है क्या, जैसे पेरेंट्स पहले बच्चे के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो सेकंड के साथ डिफरेंटली करते हैं, क्योंकि पहले में तो खुद की पेरेंट्स की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और कोई इस पेरेंटिंग के ऐसा कोई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल बुक कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा।
कुछ नहीं, वो एक्सपेरिमेंट है ये तो टोटली लाइव एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन, हिट एंड ट्रायल ही चलता रहता है। तो जिस तरह जैसा बनना है वो वैसा ही बनेगा। जो आपके माँ बाप ने जैसा किया उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो बोलेंगे आपको भी कि आप अपने बच्चे को ऐसे पालो, क्योंकि हमारे केस में ये अच्छा आया था। जरूरी नहीं आपके केस में भी वो अच्छा ही आए। ओके, बट यस, आप उनसे सुनो, पालो अपने बच्चे को अपने हिसाब से। हाँ, जैसे मैं अभी तुम्हें ज्ञान दूं, तुम्हारी बच्ची पे वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा पता नहीं, कह नहीं सकते। वैसे ही वो शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, सो इट इज ये हिट एंड ट्रायल ही होता है। हाँ, बच्चे पैदा जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। बड़े वाली मेरी डॉटर बॉटल फीड किया था उसने मेरा फीड नहीं लिया था। जब वो 2.5 साल की करीबन हो गई थी, तो मैंने उसकी बॉटल ना बंद करके बेड के पीछे फेंक दी। तो जब वहां से निकाली 2 दिन बाद, 2 दिन तक मैंने उसको बहलाए रखा कि बॉटल है नहीं, मिल नहीं रही। फिर निकाली तो मैंने उसको स्मेल करा दी और शी फेल्ट पिकिश, है ना। और शी सेड कि नहीं, अब मैं बॉटल से नहीं पीऊंगी कभी भी, और ये वो करके उसने छोड़ दी, तुरंत छोड़ दी। तो उसके 1 साल बाद जब उसकी कजन जब 2.5 साल की हुई, तो उसकी बुआ ने सोचा कि यही एक्सपेरिमेंट हम उसके साथ करते हैं। किया, बोली केमिस्ट से मिलती है, नहीं ला दो। अच्छा है, देखो नेक्स्ट जनरेशन ने पुरानी जनरेशन की गलतियों से सीख लिया है। तो ये वैसे आपके बॉटल वाले से ना, ये मुझे एक चीज बड़ी अच्छी ट्रिगर हुई। जैसे एडिक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक नई मेथोडोलॉजी भी ट्राई कर रहे हैं लोग बाग एडिक्शन छुड़ाने की, कि टू क्रिएट अवर्जन इन द ब्रेन टुवर्ड्स द सब्सटेंस। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे फाउल स्मेल हो गई, विजुअल्स हो गए, तो आपको पहले आपको स्टडी करेंगे योर आई मूवमेंट एंड ऑल, उससे पता लगा लेंगे कि आपका ओके यू हैव लाइकिंग टुवर्ड्स अल्कोहल, ठीक है, ओके फाइन गुड। तो आप भी बता सकते हो ऐसा कुछ नहीं, खुद भी। तो फिर दे विल ट्राई टू क्रिएट अवर्जन ऑफ अल्कोहल एंड एसोसिएट दैट अल्कोहल विद वैरायटी ऑफ स्मेल्स एंड जो खराब होती हैं, एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह छोटा मोटा। तो उससे उनको लगता है कि मतलब अगर अवर्जन क्रिएट हो गया किसी तरीके से तो वो छोड़ देगा। फिर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टेस्टिंग दिस हाइपोथेसिस किया, ठीक है, इसको काम में लाते हैं। दे फाउंड आउट कि थ्रू आई ट्रैकिंग ओनली, कि पहले जैसे हम पिक्चर दिखा रहे थे, पिक्चर में जो आदमी ग्लास लेके खड़ा उसकी तरफ आंख जाती थी। अच्छा, बाद में आफ्टर डूइंग दिस, क्रिएटिंग दिस अवर्जन इन द ब्रेन, सीमलेस कनेक्शन, उसके बाद फिर आंख वहां नहीं जा रही है। तो वो बेसिकली वो ग्लास को नहीं ढूंढ रहा वो आदमी उसमें। तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, शायद थोड़ा सा एडिक्शन पोटेंशियल लोअर किया जा सकता है। हाँ, इस पे मुझे फिर एक बात याद आ गई कि जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो माँ का दूध बच्चा छोड़ना नहीं चाहता इजीली, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली मिर्ची लगा दी, हल्दी लगा दी, तो ये अवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। आप साइंस के इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो, तो घरों में रोज से होता है। बट ये सब जगह काम नहीं करता, काम नहीं करता। अच्छा, नहीं करता सब जगह काम। पुण्याक्षी पे नहीं किया। मैंने बोला ना, शी इज इंटेलिजेंट इनफ, तो उसको पता है कि कैसे करना है। बट इसको अगर हम अच्छे तरीके से करें, जैसे क्लिनिकल स्टडीज में क्या है, इसको बहुत ही क्लिनिकल सेटिंग में किया जाता है, तो दैट सेटिंग इज टोटली डिफरेंट देन द हाउस होल्ड सेटिंग। वहां पे एक अथॉरिटी फिगर होती है, बेसिकली गाइड यू एंड टेल यू टू डू थिंग्स। तो उसका जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट देन दी जो आपके घर पे मिलता है। घर पे ये भी तो है, फेलियर के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं। घर पे फेलियर के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं जब ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हो। वो भी अरे ये पक्की बात है। पीले कोई नहीं, कुछ नहीं होता बेटा, पिलाओ इसको। तो ये सच्ची बात है, ग्रैंड पेरेंट्स ना, हमके स्टाफ अपना ट्रायल में से निकल के बाहर निकल के आदमी में ग्लास लेके वेट कर, कोई नहीं पीले, एक गुड, कुछ नहीं होता। तो वही है, ग्रैंड पेरेंट्स साथ होते तो कहते हैं ना, अपने में बोला जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है ना। तो वो एक रहती है सेंस कि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैंने टाइम नहीं दिया उनको, और फिर वो चीज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत डीपली ढूंढते हो, वही चीज की जो आप अपने बच्चों में कर नहीं पाए। लगता है ये मतलब इससे ज्यादा ये एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है कि आई मतलब लिव्ड सो लॉन्ग कि भाई मैंने अपने बच्चे भी देख लिए, अपने बच्चों के बच्चे भी देख रहा हूँ मैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि पहले लाइफ स्पैन कम होता था, अभी लाइफ स्पैन ड्यू टू मेडिसिन एंड ऑल इनोवेशंस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है इंडिया में। तो वो अच्छा है, हक बनता है ग्रैंड पेरेंट्स का अपने ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि वही है ना, बच्चे तो जैसे जो तुम्हारी जनरेशन है, ये पहले भी पिटी है, अब भी पिट रही है। और इसमें मुझे फायदा ये लगता है उनका, जो ऐसे माहौल में पले बढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि दे हैव द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 जनरेशंस। बिल्कुल, उनके ग्रैंडफादर से भी मिल रही है, आप उन अपने माँ बाप से भी मिल रही है, तो 2 जनरेशन की नॉलेज। हाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि जो भी मेंटल हेल्थ के लिए हमने बात की थी, या कुछ
एंजाइटी के लिए बात की थी, वो इसीलिए होती है क्योंकि लोग फैमिली में नहीं रहते हैं, बड़ी फैमिलीज में नहीं रहते हैं, एकल परिवार, हाँ एकल परिवार में रहते हैं, आइसोलेशन में रहने से। तो यही वाली बात थी कि बड़ों का होना बहुत जरूरी रहता है लाइफ में। एग्जैक्टली। और क्लोज रहना, नोट होना उनके क्लोज रहना। खाली होने से भी कभी कभी बहुत सारी चीजें प्रिवेंट की जा सकती है। अच्छा कनी, सब चीजों से हटके एक ऐसा टॉपिक है जो हम दोनों का जुड़ा हुआ है, मैं उस पे बात करना चाहूंगी। ऑल ऑफ सडन योर मदर वी लॉस हर, है ना, वो क्या इम्पैक्ट डाला तुम पे, कितना चेंज लेके आया तुम में? मेजर चेंज तो जो आया वो मतलब 2 चीजों में आया। एक तो मैंने ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नखरे करने छोड़ दिए कि जब खुद खाना बनाना पड़ा तब मुझे लगा हाँ ठीक है, सभी कुछ खा लेना चाहिए इंसान को। इसलिए आई बिकम एडवोकेट कि भाई हर आदमी को अपना खाना बनाना तो जरूर आना चाहिए। तो इट इज अ स्किल दैट एवरीवन मस्ट एक्वायर। यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर योर ओन फूड, वेदर यू डू इट और नॉट इज अ डिफरेंट मैटर, बट आपको आना जरूर चाहिए। हाँ, जैसे जब माँ खाना बनाती थी तो कितने नखरे होते थे तुम्हारे, ये नहीं खाऊंगा, भिंडी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं गाजर मटर नहीं खाऊंगा, मटर निकाल दी साइड में, नहीं मैं पूरी मटर खाता हूँ। तो ये मेजर चेंज आया। दूसरा तो एक्चुअली जो मुझे लगता है कि मेरी मदर की डेथ काफी, जब मैं अडल्टहुड में था, 3 साल जॉब कर चुका था, ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड था, काफी समझ थी, तो इसलिए इतना कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। और परिवार भी साथ में था, वाइफ थी, लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू सपोर्ट मी, तो मेरा ये अच्छे से चला गया। मतलब अभी भी याद तो आती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लास्ट डे तक आएगी, है ना, बिल्कुल आएगी, और कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ। आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को मान लो कि अब वो नहीं है, और उनका जाना 24 घंटे रोने के लिए नहीं है अब, कि आप बस याद करके रोते रहो, वो नहीं। आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, उन मेमोरीज को साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा रहता है कि अगर आप प्रोसेस समझ पाए हो किसी चीज का, तो मेरे को एक्सेप्टेंस में ज्यादा आसानी होती है। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी ना, तब तक मेरे को एक्सेप्टेंस में बड़ा दिक्कत हो रही थी कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तब मुझे समझ में आ गया कि ओके दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो वो मेरे लिए फिर एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हुआ। अननोन चीज एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये तो है किसी के लिए भी। हाँ, मतलब मेरे को, मतलब मैं ऐसे चीजों को मतलब आधार में छोड़ना मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तभी मेरे को मेट्रो में ना, मतलब बहुत छोटा एस्पेक्ट है, तो मेट्रो में मैं इसलिए मेरे से मूवी नहीं देखी जाती, ऑफिस पहुंचने से पहले खत्म होगी नहीं, बीच में छोड़ू कैसे मैं उसको। तो ये छोड़ने वाला एस्पेक्ट मैं तभी कर पाता हूँ किसी चीज के साथ, जब वो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मुझे मिल जाए। नहीं मिली है तो फिर वो चलती रहेगी, वो ठीक है, वो बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाती है चीज, पर चलती रहती है, बट वो चलती रहेगी, वो दिमाग में हमेशा। हाँ, जैसे मेरे साथ है कि अगर मैं कोई बुक शुरू कर लूं और जब तक खत्म नहीं करूं मैं उसको छोड़ नहीं सकती। लेकिन आपकी जब आप गृहस्थी में आ जाते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कंटिन्यू एक बुक पढ़ लो, क्योंकि मुझे आदत थी लेके बस बैठे रहने की, तो लेकिन अब नहीं हो सकता ना। तो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाता था चीजें, अब मैं कंपार्टमेंटलाइज करने लगा हूं, तो मल्टीपल चीजें एक साथ चला सकता हूं। बट अच्छा है, तो ये प्रोसेस समझना बड़ा जरूरी है, मेरे को तो ऐसा लगता है लोगों के लिए, इसीलिए साइंस पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ग्रीफ थेरेपी लेते हैं, वो कितनी जरूरी है? हाँ, जिनको ठीक लगता है वो ले सकते हैं। हम लोग भी, जैसे मी, माय फादर एंड माय सिस्टर, वी आल्सो वेंट टू अ काउंसलर, और काउंसलिंग सेशन में जाने के बाद पता चला कि हम इनको लेके मैं और मेरी सिस्टर हम सोच रहे थे नहीं फादर को जरूरत है, उनको लेके चलते हैं। फादर ये सोच रहे थे हमें जरूरत है कि हम उनको लेके चलते हैं, और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। तो इट इज बेस्ट दैट यू टॉक अमंग्स योरसेल्फ फर्स्ट, फैमिली में ही बातें करो। फिर इफ यू फील लाइक यू नीड अ काउंसलर, इट इज फाइन। काउंसलिंग सेशंस आर गुड। डू नॉट गो फॉर थेरेपी इमीडिएटली, फार्माथेरेपी। आप साइकोथेरेपी के लिए जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप कितनी ही करा लो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। बस थेरेपी आप करा लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, वो अच्छा ही है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो थेरेपिस्ट के पास निकल के आ जाती हैं जो आपको नहीं आती, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पीयर्स या आपके इमीडिएट कांटेक्ट वाले थेरेपिस्ट कम ही बन पाएंगे आपके, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कि यार दोस्त ठीक है, इन जनरल दे कैन डू इट, बट अगर आपको सही में जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, तो फिर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, वो ज्यादा बेटर है, रादर देन सीकिंग हेल्प
ऑन दिस मैटर फ्रॉम योर फ्रेंड्स या आपके फैमिली, peers इमीडिएट या फैमिली family जो, या उनसे मतलब बायस का एक बहुत बड़ा वो रहता है फैक्टर, तो वो ओवरकम वहां हो जाता है बाहर। जैसे वैसे वेंट करने के लिए फ्रेंड एंड फैमिली बहुत ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप उस स्टेज से आगे हो तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, ज्यादा बेटर है इजी लाइफ गेन करने के लिए, है ना। इजी लाइफ भी, और हाँ ठीक है, काम लाइफ रहेगी, हाँ, यू विल बी एबल टू फंक्शन इन लाइफ। और बहुत सारे लोग इजीली फंक्शन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट, और बहुत सारे लोग विदाउट थेरेपिस्ट भी काफी सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। दे माइट नॉट अचीव व्हाट दे कुड हैव अचीव्ड, बट ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि दे एक्चुअली वुड हैव अचीव्ड दैट। प्लस माइनस तो चलते रहते हैं, प्लस माइनस तो चलता रहता है। तो बहुत ज्यादा मतलब लाइफ में चीजों को ना, एक तो इंसानों ने अपने आप से बहुत ज्यादा कनेक्ट करना चालू कर दिया है। तो ये जैसे हमारे वो मॉडल्स होते थे ना सोलर सिस्टम के, तो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल होता है जिसमें ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तो एक तो ये इंसानों को सीखना, मतलब समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली यू आर नॉट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आपको लगता है आप हो, बट ऐसा है नहीं। सारी लाइफ फॉर्म जितनी भी हैं ऑन दिस प्लैनेट आर एक्चुअली एज इवॉल्व्ड एज यू आर। 4.5 बिलियन साल का एवोल्यूशन सबका ही है, खाली आपका ही नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन योर ओन। जितने बॉडी में आपके सेल्स हैं उतने ही आपकी बॉडी में बैक्टीरिया भी हैं विच आर डूइंग थिंग्स फॉर यू। आपके कोलन में, गट में रहते हैं, आपके लिए विटामिन के बनाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो आप इंसान अलोन तो कुछ है नहीं। तो ये तो मेरे को लगता है ज्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन लोग तब हो जाते हैं व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब उनको ये लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली अलोन। यू आर नेवर अलोन। कोई ना कोई आपके साथ है ही, कोई नहीं है तो म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन फाइंड सॉलेस। और आप ये चीज समझ पाओगे और इससे ऊपर उठोगे तभी ये आप ठीक हो पाओगे। हाँ, जैसे दीदी के बाद तुम सबको लग रहा था कि मैं, मतलब मेरे साथ ज्यादा ही वो हो जाएगी दिक्कत। नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। तू नहीं मुझे समझाई थी एक बात कि मौसी हम अब 7 लोग हैं, अगर एक भी ने भी अपना ध्यान नहीं रखा तो हम बाकी सारे उसी के उसमें परेशान हो जाएंगे। ये बात मुझे बहुत हिट करी। पता नहीं ना आपको, आप कहाँ से क्या पकड़ लेते हैं। तो वो बात पकड़ के मैंने अपनी लाइफ को बहुत ठीक किया उसके बाद। नहीं, फैमिली बॉन्डिंग तो बहुत एसेंशियल है। सबसे प्राइमरी फैक्टर ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पीयर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। तो ये एक जो सोशल स्ट्रक्चर आदमी बनाता है, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर का भी काम करता है इवेंचुअली। बियॉन्ड फैमिली भी स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका मेरे हिसाब से, और अच्छा रहेगा अगर आप रखेंगे तो। दोस्त वगैरह, हाँ, इनफैक्ट मैंने देखा, मतलब आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट यस, मेल्स का फ्रेंडशिप का बड़ा डिफरेंट बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, बड़े डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं फ्रेंडशिप के, और बहुत अलग लेवल की फ्रेंडशिप। लड़कों की दोस्ती ज्यादा चलती है कंपैरेटिवली, और वो लोग बहुत टाइम बात भी नहीं करेंगे और फिर एकदम से पंच में एक बात में आ जाएंगे। हाँ भाई ठीक है, छोड़ आजा, ऐसे होता है। लड़कियों में नहीं होता है, 70 चीजें सोचती हैं एक दूसरे के साथ। जेलस फैक्टर बहुत है। कितना भी सोशली आप लोग गालियां बक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ये चीज। मैं तो इसको नेस्टिंग बिहेवियर बोलता हूँ। ओके, ये हम आपने एनिमल्स में भी देखते थे कि फीमेल्स का ना नेस्टिंग बिहेवियर होता है, तो वो अपना घोंसला टाइप बना लेती है। हाँ, वो घोंसले को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फिर कुछ भी कर सब दुश्मन होते हैं उस टाइम पे। वो देखो मजाक में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बात बोली जाती है कि माँ ना कितना भी कुछ सुन लेगी लोगों से, इसके बारे उसके बारे, लेकिन जब उसके बच्चों के बारे में बोलोगे, शी टर्न्ड आउट अ वेरी डिफरेंट वुमन। मतलब वो मे बी भगवान ने ऐसा बनाया है, या आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, या फीमेल फिगर का जो भी साइंस को लेके या अध्यात्म को लेके मैं नहीं बोलू, लेकिन एक चीज है ये कि औरत अपने 1000 पेन समझ लेती है, लेकिन जब बच्चे पे बात आती है ना, तो वो बकरी भी शेर बन जाती है। हाँ, वो अपनी जीनियोलॉजी प्रोटेक्ट करनी है ना। अच्छा, तो अपनी जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। जीन्स को प्रोटेक्ट करती है हमेशा। तो मेल के जीन्स नहीं होते हैं? मेल भी करते हैं अपनी जीन्स को प्रोटेक्ट, क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जैसे जिस तरह से तो बच्चे में तो दोनों होता है ना, 50% फादर 50% मदर, एक तरीके से। तो दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं ना। अच्छा, एप्स में हो गया, आपके बड़े जितने भी मैमल्स हैं, सब में परिवार का कॉन्सेप्ट तो है, थोड़ा बहुत तो है ही सब में। एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो सब में आ ही जाता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत तो रैट में भी है, रैट्स में भी है। मेल्स नहीं करते उसमें इतना ज्यादा। अच्छा, बट हाँ मेल्स जीन ट्रांसफर का काम करते हैं बस, बाकी नहीं करते। बट हाँ, ये एवोल्यूशनरी है, चीजें हैं। Mothers are very protective of their young in case of mammals. For a limited life, मेरे ख्याल से लिमिटेड टाइम के लिए करना चाहिए।
उसके बाद फिर छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर उनको भी वही बोलते हैं ना कि पंख दो अपने बच्चों को। हाँ, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको छोड़ दो, फिर वो खुद करके नहीं सीखेंगे। करना बहुत जरूरी है ह्यूमंस के केस में, क्योंकि बहुत ह्यूमंस बहुत फ्राजाइल होते हैं और ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। तो ह्यूमंस के केस में तो बहुत जरूरी है प्रोटेक्ट करके रखना इनिशियली, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली भी। मेंटली, बेसिकली मेंटली आपका सारा सिस्टम ही दिमाग से चलता है, तो दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आई एम सेफ इन दिस एनवायरमेंट। ये सेफ नहीं भी होगा तो मतलब आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि समवन इज देयर फॉर मी, या मैं सेफ हूँ इस एनवायरनमेंट में। उसके बाद आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। हाँ, बट हमेशा सेफ्टी, मतलब मेरे हिसाब से तो ये कि सेफ एनवायरनमेंट में ना होने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि हमेशा सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना आपको। तो यू शुड बी मेलिएबल, आपको आप अलग अलग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सको, उसका ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आपको सेफ्टी मिले हमेशा। सेफ्टी तो नहीं मिलेगी, वर्ल्ड में आप निकल जाओ कहाँ सेफ्टी मिलेगी आपको। सो देयर यू विल फाइंड न्यूमरस टाइप ऑफ पीपल, जो पता नहीं कैसे 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 ही लोग मिल सकते हैं आपको। तो सेफ्टी मिले आपको वर्ल्ड में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और आपको अपोजिंग व्यू पॉइंट के लोग मिलेंगे जो आपका व्यू पॉइंट शेयर नहीं करते हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ थ्रेट ही होता है। कोई एग्जांपल बताओ इसमें। तो मतलब रिलीजन का तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पीपल डू नॉट शेयर द सेम रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीव्स एंड दे फाइट ओवर इट ऑलवेज। जैसे दंगे हो जाते हैं। हाँ, वो तो कंट्री के कंट्री लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल घर घर में ही लड़ पड़ता है। हाँ, और कंट्री के कंट्री लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये कोई गारंटी नहीं है। तो सेफ्टी वाला तो एस्पेक्ट आई डोंट थिंक सो इज टू वैलिड। क्योंकि इसमें एक बहुत बढ़िया हमने हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में वी मेट दिस वन नोबेल लॉरिएट इन फ्रॉम केमिस्ट्री। तो ही टोल्ड अस कि उनके टाइम पे जो केमिस्ट्री के सेट आते थे ना, उससे आप बम बना सकते हो। दे हैड दैट दोज केमिकल्स अवेलेबल टू देम। ओके, मतलब ऐसा बनाने के लिए नहीं थे वो, हाँ, लेकिन बना सकते थे। हाँ, बट बना सकते थे। तो दे वर एक्चुअल रियल केमिकल्स। आजकल केमिस्ट्री के सेट कैसे आते हैं, कलर चेंज हो गया है, वो एक ड्रॉप उसमें डाला, वो डाला, कलर चेंज हो गया। देयर आर, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन ही है, बट नॉट एज गुड एज दी, मतलब मुझे लगता है गुड वो था। हाँ, लेकिन वही ना, माइंडसेट कितना चेंज हो गया है, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है माइंडसेट। ये फियर 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 सेफ्टी 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 के चक्कर में आप यहाँ तक ले आए हो इंडिविजुअल को कि उसको केमिस्ट्री सिर्फ कलर चेंज ही पता है। तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। कैसे आएगा इंटरेस्ट? इसमें भी है आपका, क्या बोलते हैं, खेल कूद में भी है। व्हेन आई वाज एट माय एज, हम लोग तो साइकिल चलाते हुए हम लोगों ने तो कभी गार्ड्स वगैरह नहीं पहने, क्योंकि इतनी तेज जाती नहीं साइकिल कि आपको ज्यादा गार्ड्स वगैरह की कोई खास जरूरत पड़े। खरोच खरोच तो आनी चाहिए, अच्छा है। अभी तो मैं देखता हूँ बच्चे हेलमेट भी पहन रहे हैं, ये एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स वगैरह पूरा पहन के साइकिल चलाते हैं। तो जब तक दर्द नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि दर्द से बचना कैसे है। पेन से और सेफ्टी को इतना ज्यादा, मतलब पेन का अवर्जन हो गया है लोगों को, और सेफ्टी का इतना ज्यादा वो हो गया है कि इससे काफी मेरे हिसाब से तो डिलेड है ग्रोथ, मतलब नॉट ग्रोथ, डिले भी नहीं बोलेंगे, ऑल्टर्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं इसको। ऑल्टर्ड मतलब इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि इट इज अननेचुरल, बट इट इज डिफरेंट देन वी यूज्ड टू सी अर्लियर। अच्छा, जैसे जो चीज हमें बचपन में नहीं मिली, हमें रहता है ना कि ये चीज हम अपने बच्चे को जरूर दें। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही हूँ। तो ये प्लेटर में जो चीजें बच्चों को मिलती हैं, उससे क्या उनकी ग्रोथ में डिफरेंस आता है? हाँ, तो यूजुअली हमने ये देखा है कि ग्रोथ में डिफरेंस आज सच बता पाना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल चेंजेस से गुजरता है इंसान, तो बहुत डिफिकल्ट है वो तो। बट ये तो जरूर पाएगा कि डेवलपमेंट इज ऑल्टर्ड इन इंडिविजुअल्स who have everything given to them than individuals who have to fight for it. तो वो दोनों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। देयर व्यू पॉइंट इन लाइफ बिकम्स डिफरेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो सही है, वो नहीं है। वो नहीं, गलत सही की तो बात हम नहीं कर सकते, बट डिफरेंस होता है, बस यही बात कर रहे हैं। नो डाउट। सेम गोज फॉर डिजिटल ऑल्सो। जैसे बोलते हैं कि आजकल की आप अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दो, ये करो करो। सो देयर वाज अ स्टडी दैट वाज कंडक्टेड इन चिल्ड्रन, और उनको ये पता चला कि बच्चे जो डिजिटल डिवाइसेस पे ज़्यादा पले बड़े हैं, they have developed fine motor skills better than children who did not use digital devices. Okay. तो फाइन मोटर स्किल्स हो गई आपकी, लिखना विखना। तो उन्होंने कैसे टेस्ट किया? लाइन बनाने को बोला। तो फाइन मोटर स्किल अच्छी होगी आपकी, तो आप बढ़िया लाइन बना लो। जो बच्चे ज़्यादा डिजिटल डिवाइस यूज करते थे, उनकी फाइन मोटर स्किल्स वर बेटर देन चिल्ड्रन हु डिड नॉट यूज डिजिटल डिवाइसेज एट ऑल, और
बहुत कम यूज करते हैं। तो यस, दोनों में डेवलपमेंट है। उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स बेटर थी इनके कंपेरिजन में। ग्रॉस मोटर मतलब आपके जैसे कूदने फांदने में जो यूज होती है ना, भागने दौड़ने में। हाँ, तो देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स वर बेटर डेवलप्ड देन दी डिजिटल किड्स, बट उनकी फाइन मोटर स्किल्स वर लेस डेवलप्ड देन दी डिजिटल किड्स। और उल्टा उनमें था, उनकी ग्रॉस मोटर कम डेवलप्ड थी, फाइन ज्यादा डेवलप्ड थी। तो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उस हिसाब से अडाप्ट कर लेता है इंडिविजुअल अर्ली लाइफ में। तो आप उसको जैसा एनवायरनमेंट दोगे उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से होती चली जाएगी। तो यू कैन मोल्ड द इंडिविजुअल ऑल्सो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट इन अ नॉर्मल सिनेरियो। लैब में तो कर सकते हैं आसानी से। नहीं, जैसे अच्छी परवरिश या वही अच्छी परवरिश इसलिए हाँ, नेचर ओवर नर्चर। इसमें एक और बहुत बढ़िया स्टोरी मुझे पता है। तो एक आदमी था, ही वाज स्टडीइंग सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनके ब्रेन में ऐसी क्या अनोमली होती है दैट दे कमिट सच क्राइम्स। तो ही वेंट टू प्रिजन, डिड MRIs वगैरह किया उसने, एंड ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आइडेंटिफाइड अ एरिया ऑफ ब्रेन विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब उसके हिसाब से दैट इट वाज इल फॉर्म्ड इन पीपल हु कमिट हेनस क्राइम्स। फिर उसने सोचा कि यार मेरे पास कंट्रोल तो है नहीं कुछ, तो ही थॉट कि मैं अपना MRI भी कर लेता हूँ और कंट्रोल सब्जेक्ट्स को ढूंढ लेंगे, लेट अस सी एक्चुअली क्या होता है। तो पहले उसको एक पैटर्न मिला, फिर उसने अपना MRI कंपेयर करके देखा, तो हिज MRI वाज ऑलमोस्ट सेम एज दी साइकोपैथ्स एंड सोशियोपैथ्स MRI। तो ही गॉट कंफ्यूज्ड। उसने अपनी मदर को पूछा फिर कि यार मैं तो ऐसे, गुस्सा तो आता है मुझे नो डाउट, बट आई हैव नेवर कमिटेड अ क्राइम इन माय लाइफ। फिर उसकी मदर ने उसको बताया कि यू कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ क्रिमिनल्स, तुम्हारे दादा परदादा ये वो इटली में सब आपके क्रिमिनल थे, ये थे वो थे। दिस इज नेचर ओवर नर्चर। तो उसकी मदर वहां से भाग आई उसको लेके। फिर उसको एक ठीक ठाक एनवायरनमेंट में पाला पोसा, ऑल्दो ही हैड दैट फिजिकल एनॉमली इन हिज ब्रेन जो उसको लगता था अनॉमली है, जो which he shared with other sociopaths and psychopaths, but he did not act on it। और उसका वो मतलब ब्रेन का जो आउटपुट था वो उस तरीके का नहीं था जैसा उनका था। तो नर्चर काफी पावरफुल चीज है। परवरिश बहुत बड़ी चीज, बहुत डिमांडिंग चीज भी है। डिमांडिंग भी है। अच्छा, आज के टाइम में एक चीज और है कि जब एक की तनख्वाह से तो काम ही नहीं चलता घरों का, ठीक है ना, दोनों कमाने लग जाते तो बच्चे जो नेग्लेक्ट होते उस पे क्या कहोगे तुम? नेग्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? थोड़ा बहुत तो होते हैं। हाँ। उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है कि फॉर दी अर्ली ईयर्स 3 to 5 years ऑफ एज, अगर एक पेरेंट सैक्रिफाइस कर सके, कोई सा भी नॉट नेसेसरली मेल फीमेल, तो कोई सा भी एक पेरेंट सैक्रिफाइस कर सके फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, तो पहले 3 साल तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से किसी को भी। जो ज्यादा कमा रहा हो काम कर ले, जो कम कमा रहा थोड़ा कम काम कर ले, या वर्क फ्रॉम होम भी आजकल एक नया ऑप्शन आ गया, तो विच इज एक्चुअली गुड। तो उस केस में बच्चों का अपने ध्यान भी दे सकते हो। ये पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फॉर एनी चाइल्ड, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फर्स्ट 6 months आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग। तो पहले 6 महीने में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आपको छोड़ना चाहिए अपने बच्चे को। फर्स्ट मतलब मेरे हिसाब से पीपल कि बहुत वेरियस सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब हाँ, सिचुएशन तो किसी के पास हो सकती है, चॉइस है तो आपको नहीं, तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, फर्स्ट 6 months आर वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। उसके बाद पहले 5 साल तक भी बोथ मदर एंड फादर का रोल बहुत मेजर रहता है अपने चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। अगर दोनों मतलब एक को तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट 3 years तक तो साथ होना चाहिए, साथ हो नहीं होना चाहिए, बेटर रहेगा उससे मेरे। बेटर है, वही ग्रोथ अच्छी रहती है, तो वही नर्चर करने की बात है ना। नहीं कर पाता तो देखो वो सिचुएशन किसी की कोई भी हो सकती है, बट अगर एक अच्छा सजेशन है तो उसको इस तरह से ले कि पहले 6 महीने तो माँ रहे ही रहे। आप कम में काम चला लीजिए थोड़ा सा, बट आप अपने बच्चे को ज्यादा टाइम दीजिए, दैट विल बेयर मच मोर फ्रूट्स देन आप जो कमा पाओगे पैसे के टर्म्स में। तो मनी के टर्म्स में अगर आप खाली सोचोगे तो फिर तो डिफिकल्ट है, इसको आप मनी से इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल, बच्चे की परवरिश मतलब आप एक सोसाइटी की परवरिश कर रहे हैं एक तरह से। अगर अच्छा बच्चा आपके घर से निकल रहा है तो वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा ही होगा। हाँ, है ना। बिल्कुल। कनिष्क, यहाँ आके कैसा लगा तुमको? वाइब्स कैसी हैं? बहुत ही मजेदार। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही है। मैंने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि
पॉडकास्ट ऐसे होते हाँ, मैं घर की मुर्गी हूँ ना, दाल बराबर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। एडी टॉक शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे जैसे नोविस आदमी को भी इन्वॉल्व किया तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उससे। एंड जो आपका ये पोइट्री वाला जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए वो प्लेटफॉर्म टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनको वैसे कभी शायद प्लेटफॉर्म मिलता नहीं, तो ये इनका बड़ा अच्छा है। दे हैव अ गोल्ड स्टार आल्सो, तो व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज के बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे, कन्वे करना चाहोगे? आज के बच्चों के लिए बस ये कि आप अपने अलावा भी सोचना चालू करें, स्वयं से हटकर भी दुनिया है और जो आपको एक्चुअली आप बनाती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना बाकी लोग कि दिस ब्रेन इज नॉट जस्ट here, so it is everywhere actually। तो जो आपका ब्रेन है वो सब जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट अराउंड यू, रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड यू, एंड इन रिटर्न डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो उम्मीदें ही है ना वही हमें ज्यादा नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती है कि मैंने इसके लिए किया, इसने मेरे लिए नहीं किया, तो ये मेरे लिए ये हो गया। उम्मीद का तो ऐसे क्यों करना आपको? एग्जैक्टली, बेसिक ह्यूमन नेचर है। बेसिक ह्यूमन नेचर पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, बट हाँ आप सोच लीजिए, बट यू आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में से वो थॉट निकल के जा सकता है, बट उसको एज अ रिक्वायरमेंट बनाना इज डिफरेंट। हाँ, बहुत सारे थॉट निकल के जाते हैं इंसान के माइंड में से, बट दे आर नॉट एक्चुअली एक्टिंग अपॉन इट, तो वो एक्ट अपॉन वाला नहीं करना है उनको। चलो ओके, वैसे ओके, थैंक यू। कनिष्क से आज हमने बहुत सारी बातें की, परवरिश पे की, फार्मास्यूटिकल पे की, एंजाइटी पे की, डिप्रेशन पे की, न्यू मदर पे की, बहुत सारी बातें की। इसी तरह के पॉडकास्ट और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सवाल है तो उसको जरूर लिखें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें DM करें, आपकी स्टोरी को भी जरूर हम लेके आएंगे। शुक्रिया।